बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशंस सब सब्जेक्ट्स की अच्छी जा रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रबीहा असगर। मैंने डीवीएम किया हुआ है और कंपैरेटिव एग्जाम्स में मेरी जर्नी अब तक 3 साल की है। और मैंने अभी तक जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में अपेयर हुई हूँ उनमें साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा है। और साइकोलॉजी ने हमेशा मुझे बहुत अच्छा स्कोर दिया है। इवन इट गिव मी 81 स्कोर इन सीएसएस दिस ईयर। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीएमएस में साइकोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर ऑप्ट ली है तो फिर उसमें मैक्सिमम स्कोर किस तरीके से लिया जाए। चले, सबसे पहले तो बात यह है कि पीएमएस में अब आपकी एलोकेशन लेना इन माय ओपिनियन इज रिलेटिवली वेरी मच टफ एज कम्पेयर टू सीएसएस। सीएसएस में अगर आप एवरेज या अच्छे मार्क्स लेकर आप सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं तो यू स्टैंड गुड चांस ऑफ गेटिंग एन एलोकेशन। बट पीएमएस के अंदर आपके अगर टोटल स्कोर अराउंड 800 अगर आपके पास नहीं है, पीएमएस पंजाब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपका स्कोर 800 के अराउंड नहीं है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है इस दफा। तो इसलिए पीएमएस के अंदर आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिलेटिवली पास्ट एनालिसिस अगर हम करें 2016 से बहुत अच्छा स्कोर दे रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जितना मर्जी आप एफर्ट कर लें वो स्कोर नहीं दे रहे वो स्कोर। तो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि आपको अराउंड 80 इजीली स्कोर दे सकता है इन ईच पेपर 1 एंड पेपर 2। पीएमएस में जैसे आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट के दो पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स के, और टोटल 200 हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि पीएमएस के जो साइकोलॉजी का सिलेबस है और जो पेपर है, उनके ट्रेंड्स की और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है और क्वेश्चन की टाइप क्या होती है, अब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है। कोई एक बच्चा मुझे अगर बता दे। यस मैम, शो हो रही है। कोई भी। ऑलराइट, चलें। सबसे पहले तो हम ना पीएमएस का अभी सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स जो होने वाला है ना ये बहुत फास्ट पेस होने वाला है, क्योंकि हमने जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर करना है और मिनिमम टाइम के अंदर हमने मैक्सिमम चीजों को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। तो अभी पेपर 1 का ये आपको सिलेबस शो हो रहा होगा यहाँ पर। अगर आप इसको एक बर्ड्स आई व्यू लें तो आपको दिखेगा यहाँ पर टोटल इसके सेवन सेवन मेजर यूनिट्स हैं, ये इमोशंस तक। तो अब पीएमएस का जो एग्जाम है इसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज तो आते नहीं है, ठीक है। ये देखें, अगर ये लास्ट ईयर का आप पेपर देखें, पेपर 1 है, इसमें कंसेक्टिव ये 8 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको थ्योरेटिकल 20-20 मार्क्स के ईच आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो अब इसकी वजह से साइकोलॉजी में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि पेपर बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आपके 7 टॉपिक्स हैं और उन 7 टॉपिक्स में से आपके पास 8 सवाल आने हैं। तो लॉजिकली आपको पता है कि फिर हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो मस्ट है। ठीक हो गया। अब आपने करने कितने अटेम्प्ट? आपने करने हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 3 की आपके पास चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं, वो बड़ी ही सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं कि चले हमने तो 5 सवाल करने हैं, हर में से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो हम सिर्फ 5 वाले यूनिट्स को कर लेते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो ये आपकी अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि अब ये टॉपिक्स जो हैं सारे के सारे बहुत इजी हैं, ठीक है। बस जरूरत है आपको जरा लॉजिकली एक्टिव माइंड के साथ समझ के पढ़ने की, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप साइकोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनर ने अब क्या किया है कि जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है ना, उसने वो डिफरेंशिएशन जो है ना एट सम पॉइंट उसने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 2 का है, ये पेपर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब पेपर 2 के अंदर एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर 1 के सिलेबस में से पूछ लिया, ठीक है। तो अब आपके पेपर 2 के अंदर आपके पास चॉइस जो है वो जरा कम हो गई, अगर आपने पेपर 2 में सिलेक्टिव स्टडी की है अगर, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करें। जितना आपने सिलेबस कवर किया होगा आपके पास एक ओपन फील्ड होगी अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन चूज करने की
जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा इंफोग्राफिक्स आते हों, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टेक्निकल टर्म्स आती हों, आप उन क्वेश्चंस को प्रेफर करें और उनको अटेम्प्ट करें, तो आपको अराउंड 17 to 18 मार्क्स एग्जामिनर इजीली दे देगा अगर आपने उस क्वेश्चन के सारे लवाजमात को आपने पूरा किया है। ठीक हो गया। तो ये तो हमने पेपर 1 के सिलेबस की बात कर ली। ये 7 टॉपिक्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं मेजर। ठीक है, और उनमें से एक एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, जो 8th क्वेश्चन है वो अब एग्जामिनर किसी भी एक पार्ट से 2 क्वेश्चंस दे सकता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। अब पेपर 2 के अंदर जो यूनिट्स हैं तो वो 7, बट ये जो लास्ट 2 यूनिट्स है ना, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी और एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी, ये बिल्कुल इनका सिलेबस काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये अगर आप अभी पढ़ने बैठे हैं तो 2 घंटे के अंदर आपके ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीटली कवर्ड हो जाते हैं, पीछे बच जाते हैं आपके ये 5 यूनिट्स। ठीक हो गया। तो अब आने तो आपके पास पेपर 2 में भी 8 सवाल हैं। ये देखें, ये पेपर 2 है आपका, तो इसमें भी आपके पास 8 सवाल आने हैं। तो अगर आप उसके उसके अंदर भी अगर आपने सारे का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है तो आपके पास बहुत ओपन फील्ड है, आप इसमें खुल के खेल सकते हैं बगैर डरे। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल हमारी पीएमएस साइकोलॉजी के सिलेबस की बात हो गई कि प्रिडिक्टेबल पेपर आएगा। सिलेबस ऑल दो लेंथी है बट इजी है। ठीक है, जिस बच्चे को अगर अपने कॉन्सेप्ट की बेसिस पे चीजें पेपर में उतारना आती हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक आती है, इन्फोग्राफिक्स बनाने आते हैं, ठीक है, इवन इफ कोई इन्फोग्राफिक आपने पहले कहीं नहीं भी देखा, मगर आपके पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल आ गया, आपकी रियल लाइफ रिलेटेड आ गया है, जैसे हाँ 2023 का ये जो रीसेंट पीएमएस जो लास्ट हमारा पीएमएस हुआ है, उसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या किया था कि आपकी जिंदगी में कौन से स्ट्रेसर्स हैं, आप अपनी जिंदगी में किन चीजों से स्ट्रेस आता है आपको और आप उन चीजों को कैसे कूप अप करते हैं। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होती है। तो जब इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, ये तो काइंड ऑफ क्रिएटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपने वहीं पर बैठ के लॉजिकली आपने उसका आंसर करना है। तो अगर आपको ये चीजें अपने माइंड से पेपर में उतारना आती हैं, इन्फोग्राफिक्स करना आते हैं, तो साइकोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हो गई पेपर के हवाले से। ऑल्दो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक और पास्ट पेपर एनालिसिस पे हम अलहदा से एक सेशन रख लेंगे, क्योंकि अगर अभी वो चीज़ें मैं आपको सारी एक्सप्लेन करना शुरू हो गई तो हमारा आज के लेक्चर का बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी लेक्चर 1 हमारा जो होगा वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं और पास्ट पेपर एनालिसिस हैं उसके लिए हम किसी और दिन सेशन रख लेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये ओवरऑल पीएमएस साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से, पेपर के हवाले से और सिलेबस जो है वो कितना है, कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीजें हमने क्रैश कोर्स में करनी है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत फास्ट पेस्ड सेशन होगा, क्योंकि 2 हफ्तों के अंदर हमने दोनों पेपर्स का जो सिलेबस है वो कवर करना है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये रिस्क हमने नहीं लेना है। कंपैरेटिव एग्जाम्स में कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, जैसे रिसेंटली सीएसएस में आपने देखा कि ऑप्शनल जो है काफी लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। तो पीएमएस के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ इस किस्म की चीजें हो जाएं। ठीक है, तो हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, फास्ट पेस्ड होगा, रोजाना अराउंड 2 आवर्स की क्लास होगी। ठीक है, दरमियान में अगर हमें ब्रेक की जरूरत हुई तो उसको हम देख लिया करेंगे डेली बेसिस पे, स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी और माइंड के हवाले से। और उसके अलावा संडे जो है वो हमारा ऑफ हुआ करेगा। और ये प्लान तो हमारा यही है कि विद इन 14 डेज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और एट द एंड हम 2 ग्रैंड मूव्स इसके लेंगे। ठीक हो गया। एमसीक्यूज आपके पीएमएस में नहीं आते हैं तो वो उस चीज की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा आपका थ्योरेटिकल हुआ करेगा। और साइकोलॉजी में दूसरी चीज पीएमएस के अंदर आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सीएसएस में भी करती है बट यहाँ पर सीएसएस से ज्यादा मैटर करती है और आपके आंसर्स की लेंथ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी जो राइटिंग एबिलिटी है उसको आपको इन्हांस करना चाहिए, जो आपके माइंड में चीज आती है आपको उसको पेपर पे लिखना आना चाहिए, रट्टे वाला इसमें नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट कहते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत ज्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, थ्योरीज को रट्टा लगाना पड़ता है, साइंटिस्ट के नाम याद करना पड़ता है। तो बिलीव मी, बहुत कॉमन सेंस वाली बहुत सिंपल चीजें हैं जिनको सिर्फ आपने साइंटिफिक लेंस के साथ पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ को, आपके बिहेवियर्स और आपके मेंटल प्रोसेसेस को हम इसमें स्टडी करेंगे, बट
विद साइंटिफिक लेंस, ये हमारी होगी ओवरऑल साइकोलॉजी। और अगर किसी ने साइकोलॉजी पहले नहीं भी पढ़ी है तो वो भी इसको ऑप्ट कर सकता है और बहुत अच्छा स्कोर इसमें ले सकता है। ठीक हो गया। तो अभी 5 मिनट है पीएमएस की साइकोलॉजी को लेकर, तो उसको अभी हम एड्रेस कर लेते हैं। 5 मिनट होंगे सिर्फ अभी के लिए। उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लेक्चर के एंड पे फिर आपके पास रूम होगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है। तो ओके, मैसेजेस डिजायर्ड आंसर लेंथ। अच्छा, यूजुअली लोग 7 पेजेस का आंसर लिख देते हैं। ठीक है। बट अगर कोशिश करें और प्रैक्टिस अगर आप अपनी करते जाएं तो 9 to 10 पेजेस पे जा सकते हैं। पॉइंट अगर आपके पास टाइम है और आपको कंटेंट भी नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, फिर अराउंड 7 आपके ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर का नंबर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, यहाँ ग्रुप में ही मैसेज कर देती हूँ, सॉरी जूम की चैट में मैं मैसेज कर देती हूँ। तो डिटेल्स आपको वहां से सेशन के हवाले से मिल जाएंगी। क्लास हमारी हुआ करेगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है। आज तो फर्स्ट लेक्चर था तो इस टाइम हमने इसको रखा है। जस्ट अ मिनट, मैं मैसेज फॉरवर्ड यहाँ पे कर देती हूँ। अम, जी, इसके अलावा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। समरी वर्जन है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि पूरी साइकोलॉजी के अंदर आपने किन चीजों पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है। कैन आई टेक दिस सेशन फॉर सीएसएस 2027? सीएसएस और पीएमएस की साइकोलॉजी में कुछ हद तक डिफरेंसेस हैं, बट जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, वो समवट सेम ही है। तो अगर आप ये सेशन लेना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं ज्वाइन। पीएमएस में थोड़ा ना एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है। सीएसएस में क्योंकि वो ये जो चीजें हमने यहाँ 2 पेपर्स में पढ़नी है, 2 मंथ्स के लिए पढ़नी है, वहाँ हमने 100 के लिए पढ़नी है। ठीक है। तो वहां पर वो थोड़ा उसको कंसाइज। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी सीएसएस की प्रिपरेशन की हुई है उनकी इसमें रिवीजन हो जाएगी, और जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पीएमएस में हैं बट सीएसएस में नहीं थी, वो हम इन्हीं लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है। चलें जी। तो आज का जो लेक्चर 1 है हमारा, इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइक। अब साइकोलॉजी यहाँ आ सकता है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी, हाउ साइकोलॉजी इवॉल्व्ड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर रीसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी। तो इस किस्म की हर सब्जेक्ट का जब हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम उनमें करते हैं। इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास रिसेंट एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये 2022 जो कि 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पीएमएस 2022। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि डिफाइन साइकोलॉजी और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। फिर उन्होंने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का हमारे से आगे कंपैरिजन पूछ लिया। ठीक है। तो ये पास पेपर्स एनालिसिस है और ये पास पेपर के हवाले से हम अलग से सेशन करेंगे। फिल वक्त हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं और हमने कोशिश ये करनी है कि हम कंसेप्चुअली इन सारी चीज़ों को समझें, हमें लॉजिक समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम अपने अल्फाज में इसको पेपर में लिख सकें। ठीक हो गया। तो
साइकोलॉजी है क्या, ये एज अ सब्जेक्ट क्या है, हो आप मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन आपको यहीं से याद हो जाएगी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, राइट, इट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब फिर उसके बाद जब उसके लिटरेरी मीनिंग को जब हम देखते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे कि दो वर्ड्स हैं, साइक और लोगोस। इन दोनों को मिला के वर्ड साइकोलॉजी बना है, और साइक का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है एक्सप्लेनेशन। तो ये कोई भी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से जो ब्रेक डाउन करते हैं, ये सिंपल वही चीज है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है, तो साइंस वो क्यों है। ठीक है, यूजुअली ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस, अब और वकील आने वो एक्सप्लेन भी करेंगे। साइकोलॉजी। काइंडली सब अपने आप को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस इस तरीके से फिर क्रिएट होती है तो फ्लो टूट जाता है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी एक साइंस क्यों है। जब हम माइंड को स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें साइंस का पार्ट कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम साइंस के कंपोनेंट्स होते हैं। साइंस के लिए हम कुछ चार पांच चीजें देखते हैं, अगर उस सब्जेक्ट के अंदर ये चार पांच चीजें हैं, तो वो सब्जेक्ट एक साइंस है, एक हार्ड साइंस है। ठीक है, अब वो चार पांच चीजें क्या है। नंबर वन, ठीक है, टेक्निकल, लॉजिकल। ठीक है, तो एम्पिरिकल अप्रोच अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर है, तो वो साइंस है। इसके अंदर आप डेटा गैदर करते हो, आप लॉजिकल आंसर्स फाइंड करते हो, साइंटिफिक प्रोसेस का यूज करते हो। सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यूज और ओपिनियंस और आइडियाज के ऊपर बात नहीं करते, आप हार्ड फैक्ट्स लेते हो, डाटा लेते हो, नंबर्स लेते हो, और उनकी बेसिस पे आप बात करते हो। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ जब आप किसी चीज को स्टडी करते हैं, तो वो साइंस है। और साइकोलॉजी के अंदर हम इसी एम्पिरिकल अप्रोच को लेकर चलते हैं। ठीक है, नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड आप सब लोगों ने स्टडी किया होगा, मैट्रिक में भी, इंटर में भी, और अपनी ग्रेजुएशंस में भी। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, सिंपल। कोई भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कोई भी आप रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, किसी भी प्रोसेस को। ठीक है, फिर उस प्रोसेस के हवाले से आप अपना एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए आप डेटा गैदर करते हैं या सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जब वो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन जो है, उसके रिजल्ट्स आते हैं, और आपका जो एक आपने चीज ऑब्जर्व की थी, उसके लिए आपने एक सर्टेन रीजनिंग दी थी, अगर वो प्रूव हो जाती है, तो आपकी बात सच साबित हो जाती है। ठीक है, और जब वो बात सच साबित हो जाती है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। ठीक हो गया, फिर आपकी दी हुई थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, अपने दिल की तसल्ली करते हैं कि इस साइंटिस्ट ने जो काम किया, क्या वो ठीक किया है। तो जब वो उनके एक्सपेरिमेंटेशन से भी वो सेम बात प्रूव हो जाती है, तो वो चीज जो है वो सर्टेनली एक जाके लॉ बन जाती है। जैसे आपने फिजिक्स के लॉज पढ़े होंगे, बायोलॉजी के लॉज पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो सारा एक लेंथी और एक्सटेंसिव प्रोसेस किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है, तो वो साइंस है। और साइकोलॉजी के अंदर हम साइंटिफिक मेथड को ही यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी साइंस के अंदर जब आप फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स जो होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मुझे ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा होगा। तो इस किस्म की एजम्पशंस या इस किस्म की पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं, उसको साइंस में कंसिडर नहीं किया जाता है। साइंस कहती है कि मुझे फैक्ट ला के दो, मुझे डेटा ला कर दो, मुझे सबूत ला कर दो। ठीक हो गया, तो साइकोलॉजी के अंदर भी कोई भी चीज जब पढ़ी ही जाती है, तो वो सबूत की बेसिस पे और डाटा की बेसिस पे पढ़ी जाती है, इसलिए उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है। सो साइकोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, उस पे भी हमारा टिक मार्क हो गया। फिर आता है फोर्थ कंपोनेंट, जो कि है रेप्लिकेबल। तो उस एक्सपेरिमेंटेशन को ना आप ग्रेड करते हो। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो रेप्लिकेबल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बैठे बैठे कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने आपको बताया कि जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब सेम टू सेम चीज आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठे हुए भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो वो चीज को हम बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है। तो जिस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, जिस साइंस के अंदर रेप्लिकेबिलिटी है, वो ऑथेंटिक है। ठीक है। और वो फैक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो इसलिए साइकोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज अ साइंस। ठीक हो गया। फिर फिफ्थ कंपोनेंट इसका आ गया थ्योरी बिल्डिंग, कि कोई भी फैक्ट जब एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाए तो वो थ्योरी बन जाती है। ठीक हो गया। तो साइकोलॉजी में भी ढेरों थेरीज है हमारे पास। फिर उसके बाद सर्टेन साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उसको दोबारा रेप्लिकेट करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, और फिर उसको टेस्ट करते जाते हैं। और अगर वो प्रूफ बार बार होता रहता है तो सर्टेनली वो लॉ बन जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है किसी भी साइंस का, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ये अगर आप में से किसी ने रिसर्च परफॉर्म की है अपनी ग्रेजुएशन में या अपने मास्टर्स के अंदर, तो आपको पता होगा कि आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो एट द एंड आप उस पर स्टेटिस्टिक्स लगाते हैं। तो स्टेटिस्टिकली अगर चीज कोई प्रूफ होती है, कोई फैक्ट कंसिडर तभी होता है। ठीक हो गया। तो साइकोलॉजी की भी जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं उसमें डाटा गैदर किया जाता है और फिर उस पर स्टैट्स लगाई जाती है। और स्टैट्स फिर आपको बताती है कि क्या चीज फैक्ट है, क्या चीज नहीं। इससे क्या होता है कि किसी भी इंसान का अपना ओपिनियन जो है, या किसी इंसान की अपनी वैल्यूज जो हैं, वो रिजल्ट्स को जो है वो बायस्ड नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो जो चीज एज इट इज है साइंस के अंदर, वही हमें नजर आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था कि साइकोलॉजी साइंस क्यों है, या साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करें एज अ साइंस, तो ये इन 4-5 पॉइंट्स के अंदर ये सारी की सारी चीज हमें एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक हो गया। चलें जी। अब यहाँ पर ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है साइंटिफिक मेथड को। ये मैंने आपको जब यहाँ पर साइंटिफिक मेथड एक्सप्लेन किया है, मैंने साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। ठीक है। इसमें यही होता है, इसके स्टेप्स होते हैं। आप सबसे पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो आप किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप फिर उसको सोचते हैं कि ये चीज अगर हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। ठीक है। आप अपनी सर्टेन रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो सर्टेन जो टेंटेटिव रीजनिंग आप प्रोवाइड करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब वो उस रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से टेस्ट करूं। क्या मैं डाटा गैदर करूं, क्या मैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करूं, क्या मैं कोई इंटरव्यू लूं, या मैं कोई केस स्टडी करूं। तो फिर मुझे पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बात ठीक है या गलत। ठीक है। तो वो आपका आप सर्टेन रिसर्च मेथड अपना चूज करते हो और फिर उसकी बेसिस पे आप अपनी रिसर्च करते हो। रिसर्च के बाद आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। उस डाटा को फिर आप एनालाइज करते हो, उस पे स्टैटिस्टिक्स अपनी लगाते हो। तो स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद आपकी थ्योरी जो कि आपने यहाँ पर बनाई थी, आपने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया था, या तो वो अप्रूव हो जाएगा, या तो फिर वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है। अगर तो सही साबित हो गया तो इट विल लीड टू फर्दर रिसर्च। ठीक है। बट अगर वो गलत साबित हो गया तो आप वो सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे, आप दोबारा उसकी कोई और रीजन सोचेंगे कि अच्छा, अगर ये मेरा ये वाली ख्याल गलत है, अगर मेरी ये वाली सोच गलत है, तो इसमें फिर मतलब कोई और रीजन है। फिर आप उस रीजन को टेस्ट करेंगे सर्टेन रिसर्च मेथड के साथ। ठीक हो गया। तो साइंटिफिक मेथड पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करें जी साइंटिफिक मेथड को। तो उसमें आपने ये सारे स्टेप्स हेडिंग्स देनी होती हैं, कि आपने पहले अपनी ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसके लिए आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया, फिर आपने अपना रिसर्च मेथड डिसाइड किया, उसके लिए आपने डाटा कलेक्ट किया, टेस्टिंग जो भी आपने रिसर्च मेथड डिसाइड किया वो करेंगे। फिर आप उसके ऊपर उसको एनालाइज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, फिर जो आपका रिजल्ट आता है, जो अप्रूव हो जाता है, उसको आप दुनिया के साथ शेयर करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं उसकी। और फिर उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उसको भी खुद से रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो आपकी चीज बार बार सही साबित हो जाती है तो वो एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है। तो ये सिंपल से 4-5 स्टेप्स हैं, ये आपके साइंटिफिक मेथड होता है। ये इसी तरीके से आपने फ्लो चार्ट वगैरह बना के एक्सप्लेन कर देना होता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। ठीक हो गया। ये देखें, ये उसका एक और सिंपल वर्जन साइंटिफिक मेथड का यहाँ पर एक बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है। ओके। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है वो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया पीछे ही, जब मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर रही थी। अच्छा, अभी जैसे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप मेमोराइज करते जाएं ना, कि एक चीज अगर आपको समझ में आ रही है उसी के ऊपर आप दूसरी बिल्ड करते जाएं, तो वो एक लिंक चेन जो बन जाती है ना, मेंटल मैप जो बन जाता है, वो चीजें फिर आपको हमेशा याद रहती हैं। ठीक है। आप उनको सेपरेट सेपरेट करके अगर करेंगे तो वो बड़ी अजीब सा हो जाता है, वो फिर आपको रटा लगाना पड़ जाता है। तो अगर आप वो एक लिंक्स के साथ और मैप के साथ कर रहे हैं तो वो चीज आपको भूलती नहीं है, साथ साथ याद होती जाती है। ठीक हो गया। मैसेज आ रहे हैं।
पीडीएफ आप प्रोवाइड करिए। हाँ जी, पीडीएफ जो है ये आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। और काइंडली अभी कोई क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चंस अगर ड्यूरिंग लेक्चर हो जाते हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, एक फ्लो टूट जाता है। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। क्वेश्चंस के लिए सेशन के एंड पे हम 10-15 मिनट जरूर रखेंगे। ठीक है, आई श्योर यू दैट, उसकी आप परेशानी ना लें। एक दफा लेक्चर को अच्छे से समझ लें, एंड पे फिर सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इंट्यूशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चन अभी तक पीएमएस के अंदर तो नहीं देखे, मगर सीएसएस में तो आ गए में। बट पीएमएस क्योंकि ये भी अब अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, तो हमने हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो पूछते हैं कि आपकी साइकोलॉजी के अंदर इंट्यूशन का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी भी साइकोलॉजी के आप मेंटल प्रोसेस को या किसी बिहेवियर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो इंट्यूशन आपका क्या है, इंट्यूशन है क्या, और उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है। तो अब साइकोलॉजी में मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि समटाइम्स होता ये है कि कोई एक फॉर एग्जाम्पल क्राइम एक जगह पर हुआ। ठीक है, और उसके आई विटनेस भी वहां मौजूद थे। ठीक है, अब आई विटनेसेस जो हैं उन्होंने ढेरों लोगों को वहां पर देखा जो वहां पर मौजूद थे। उसमें डिफरेंट रेसेस के लोग मौजूद थे। ठीक है, ब्लैक भी थे, एशियन भी थे। ठीक है, उसमें उस क्राउड के अंदर वाइट लोग भी थे, सब थे। ठीक है, क्राइम क्या हुआ है कि किसी ने किसी का फॉर एग्जाम्पल किसी का पर्स जो है वो स्नैच करके कोई भाग गया। ठीक है, अब आई विटनेस जो है, फॉर एग्जाम्पल अब जेल पे उसको लेके गए हैं आई विटनेस को, और कोई 5-6 सस्पेक्ट्स हैं जिनको लाइन में खड़ा किया गया है। और अब वो आई विटनेस को पूछ रहे हैं, जी बताएं कि इनमें से किसने स्नैच किया। अब हाँ, तो वो क्राउड। ठीक है, अब वो यहाँ पर बायसनेस आ जाती है, हर इंसान के अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, इमोशन की बेस पे। ठीक है, और उसके डिफरेंट वैल्यूज की बेसिस पे बायसनेस आ जाती है। अब वो आई विटनेस 100% कॉन्फिडेंट हो गए कि ये जो ब्लैक पर्सन है, इसने वो पर्स चोरी की है। ठीक है, अब ऐसा ही होगा, दूसरा इंसान आया, दूसरा आई विटनेस आया, उसको पूछा गया, उसने भी कहा कि जी ये जो ब्लैक पर्सन था इसने किया। ठीक है, अब आई विटनेस के तौर पे एक और ब्लैक इंसान था। ठीक है, आई विटनेस जो है वो खुद भी ब्लैक था। उसको पूछा गया, जी बताइए इनमें से किसने क्राइम किया, ये 5-6 सस्पेक्ट्स में से। तो वो उस ब्लैक का नहीं कहता, वो कहता है ये उस जो व्हाइट पर्सन है सस्पेक्ट के अंदर, उस व्हाइट ने ये क्राइम किया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर तीनों के तीनों आई विटनेसेस जो है डिफरेंट चीजें बता रहे हैं। ठीक है, मगर क्राइम तो एक ही हुआ है, और किसी एक बंदे ने ही वो उसको किया है क्राइम को। फिर सीसीटीवी फुटेज देखे जाती है तो पता चलता है कि जी ना व्हाइट ने किया है ना ब्लैक ने किया है, ये ब्राउन था जिसने ये किया है, ये एशियन था। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में हमें ये दिखता है कि जो हर इंसान के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, अपने डिफरेंट बाइसेस होते हैं। जो ब्लैक पीपल हैं वो अगर रेसिज्म के तौर पे बात की जाए, इन केस अगर ऐसा है, तो जो व्हाइट पीपल हैं वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते, जो ब्लैक हैं वो व्हाइट को पसंद नहीं करते। तो उस बायसनेस की वजह से या फिर अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जो आंखों देखा हाल है, उनकी मेमोरी जो है वही बदल जाती है। ठीक हो गया, अगर आप वो लाई डिटेक्टर उनके साथ भी लगा देते तो उस लाई डिटेक्टर में भी वो सच ही आ रहा होता। ठीक हो गया, तो ये जो काइंड ऑफ आपकी एक्सपीरियंशियल चीजें होती हैं, आपकी इमोशनल चीजें होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे या बाइसनेस की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से आपकी थिंकिंग इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो इस इम्पैक्ट को हम बोलते हैं इंट्यूशन। ठीक हो गया, तो ये जो इंट्यूशन है, ये अगर आप साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये इंट्यूशन जो है बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किसी भी चीज को जब आपने साइंटिफिकली स्टडी करना है, तो आप उसको ट्रू और फॉल्स में देखते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली आप वो ग्रे लाइन को तो नहीं ना देखते। आप यार देखेंगे कि ठीक है, लाइट से आपको चीजें नजर आ रही हैं, अंधेरे में आपको चीजें नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये दो चीजें आप देखेंगे, ब्लैक या व्हाइट। ठीक है, आप उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं देखेंगे। तो अगर कोई चीजें दरमियान में इस किस्म के ग्रे एरिया में लाई कर रही हैं और ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, सब्जेक्टिवली चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं, तो फिर आप साइकोलॉजी पढ़ने में आपको मसला होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने में मसला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इशू है साइकोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करने का। ठीक हो गया, फिर उसके अलावा एक और बहस की जाती है कि अच्छा, आप कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही साइंटिस्ट हैं, मगर जो एवरीडे साइंटिस्ट कहा जाता है लोगों को, वो किस बेस पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एवरीडे साइंटिस्ट की बहस जो है इंसानों के बारे में ये भी की जाती है। एक फॉर एग्जांपल आपने कोई एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर आप फेल हो गए फॉर इंस्टेंस।
ठीक है, अल्लाह ना करे। तो अगर उसमें फेल हो गए हैं तो फिर आप सोचेंगे, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को अपने बुरुए कार लेकर आएंगे और आप सोचेंगे कि अगर मैं ये फेल कर गया हूँ तो मैं क्यों फेल कर गया हूँ। ठीक है, आप उसकी रीजनिंग ढूंढेंगे, उसकी रीजनिंग ढूंढ के आप उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैंने टीवी बहुत ज्यादा देखा था, मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मैं टीवी नहीं देखूंगा अगली बार। ठीक है, अगली बार फिर जब आपका टेस्ट हुआ, आपने टीवी नहीं देखा और आपने सिर्फ पढ़ाई की और आप पास हो गए, तो ये जो आपने साइंटिफिक मेथड यहाँ पर अपना लगाया, कि आपने हाइपोथेसिस दिया, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया और आपका रिजल्ट आया, फिर उसको आपको प्रूव हो गया कि जी टीवी ही रीजन था जिसकी वजह से मैं fail हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपने की, तो इस बेसिस पे ह्यूमंस को पीपल आर कॉल्ड एवरीडे साइंटिस्ट। ठीक है, मगर साइंस कहती है कि आप उनको एवरीडे साइंटिस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, आम जुबान में तो हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि वी आर एवरीडे साइंटिस्ट, हम हर रोज कहीं ना कहीं साइंस की बेस पे, ये साइंटिफिक मेथड की बेस पे चीजों को जज कर रहे होते हैं। बट इन रियलिटी हमारी ये जो सोच है, ये हमारे इंट्यूशन की वजह से बायस्ड हो जाती है। ठीक हो गया। अगर हमने बचपन से देखा होता या सुना होता कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको टीवी से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप टीवी से पढ़ाई भी कर सकते हैं, टीवी से इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, तो फिर आप टीवी को कसूरवार ना के ठहराते। ठीक हो गया। तो ये इस किस्म की एक्सपीरियंस बेस्ड और लर्निंग बेस्ड चीजें जो आपकी इस रीजनिंग को इम्पैक्ट कर रही है, ये आपका इंट्यूशन है। और साइकोलॉजी स्टडी करने में आपको ये इशू क्रिएट करती हैं, इंट्यूशन जैसी चीजें। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा और क्या इशू होते हैं साइकोलॉजी स्टडी करने में, कि जो जाहिर है हम ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है समटाइम्स आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से भी शेप हो रहा होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा एकदम ख्याल आया है कि मुझे राइट नहीं जाना चाहिए, मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो उसको आपका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, कोई आपके पास जवाब नहीं होगा इस चीज का, बस ऐसे मेरे दिल ने कहा है कि जी मुझे राइट नहीं जाना चाहिए, मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, समटाइम्स लोग सितारों की डायरेक्शन पे बिलीव कर रहे होते हैं, समटाइम्स एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रहे होते हैं कि जी आज मेरे सितारे कह रहे हैं कि आज अगर मैं कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं करना। ऑल्दो उसकी कोई साइंटिफिक या कोई फैक्ट बेस्ड रीजनिंग नहीं होगी, मगर लोग उस चीज पर बिलीव करते हैं और उस पर बिलीव करने की वजह से सर्टेन वे बिहेव करते हैं। ठीक हो गया। तो इस किस्म की चीजें भी आपको साइकोलॉजी स्टडी करने में इशू करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रोल ऑफ बाइसेस है, हाइंडसाइट बाइस है। अच्छा, बाइसेस वही के आपको किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से आपको होगा लगाव, होगा कुछ, आपको ग्रुप वैसे ही बुरे लगते हो, तो जिसका कोई कह लो कि कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बस आपकी अपनी सोच और अपने ओपिनियन की वजह से जो आपकी बाइसनेस है वो है, तो वो चीजें भी आपको साइकोलॉजी स्टडी करने में इशू करती हैं। अच्छा, हाइंडसाइट बाइस की मैं बात करने वाली थी। हाइंडसाइट बाइस क्या होती है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको फॉर एग्जांपल कोई एक इंफॉर्मेशन बताई जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है यार ये तो मुझे पता था। ठीक है, आपने कई दफा पेपर दिया होगा, पेपर में बैठे हुए आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, कि मैंने इसके इसके जवाब में क्या लिखना है, घर आके आप दोबारा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं ओहो यार ये तो मैंने पढ़ा था, मैं तो ये लिख सकता था, ये तो मैं कर सकता था अगर मैं ट्राई करता तो। ठीक है, तो वो जो चीज होती है ना, ये आपकी हाइंडसाइट बायस होती है, वो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज मैं कर सकता था, ये चीज मुझे पहले ही पता थी अगर तुम मुझे ना भी बताते। बट इन रियलिटी वो आपको पता नहीं होती, ये आपका माइंड जो है वो एक ग्लिच क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं हाइंडसाइट बायस। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको साइकोलॉजी पढ़ने में इश्यू करती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी साइंस क्यों है या किस तरह से साइंस है, उसके बाद साइंस पढ़ने में हमें इशू क्या क्या आता है, साइकोलॉजी पढ़ने में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तीन चार इश्यूज हैं जिसमें आता है इंट्यूशन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, रोल ऑफ बाइसेस और हाइंडसाइट बाइस। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। समझ आ रही है सबको? ऑलराइट, चलें। ये बड़े बेसिक से टॉपिक्स हैं, इनको बस आपको लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए और ये थ्योरेटिकली आपने इनको आगे एक्सप्लेन करना होता है बस अपने पेपर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइकोलॉजी का गोल क्या है, साइकोलॉजी पढ़ने का हमारे पास मकसद क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या है, कि आप अपने मेंटल बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो किसी भी ह्यूमन का अगर आप बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, गोल क्या है इस चीज का।
तो हमारा गोल ये है, नंबर वन, कि हम किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकें कि एक्चुअल पिक्चर में हो क्या रहा है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आते हैं ना, डिस्क्राइब दिस प्रोसेस या डिस्क्राइब दिस 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 एंड डिस्क्राइब दैट। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि जो चीज हो रही है उसका एज इट इज आपने नक्शा खींच देना है और आपने बताना है कि जी ये पिक्चर हमारे सामने क्रिएट हो रही है, ये प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है। ठीक हो गया। तो बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं आप साइकोलॉजी पढ़ने की मदद से। ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बच्चा है, पहले आपने बता दिया कि ये बच्चा रो रहा है, या आपने उसकी सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी, उसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड स्टेप पे आप साइकोलॉजी की मदद से क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये बच्चा अगर रो रहा है तो ये क्यों रो रहा है। ठीक हो गया। फिर जब आपको पता लग गया कि ये क्यों रो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने आइसक्रीम मांगी और उसके वालिदैन ने उसको आइसक्रीम लेकर नहीं दी तो वो रो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये दूसरी चीज आपने क्या कर दी, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। ठीक हो गया। फिर एक्सप्लेनेशन के बाद आप क्या करेंगे, आप उसका फर्दर जो भी उसका रिस्पॉन्स या फर्दर जो भी उसका बिहेवियर होगा आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको वो बच्चे के रोने की एग्जांपल दी, आपको पता चल गया कि अगर मैंने इसको आइसक्रीम ना लेके दी तो ये बच्चा रोएगा, अगर मैंने इसको आइसक्रीम ले दी तो ये नहीं रोएगा। ठीक है, तो आपने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि मैं इसको अगर आइसक्रीम ले दूंगा तो ये नहीं रोएगा। ठीक हो गया। फिर अब उस प्रिडिक्शन के बेस पे आप उसके बिहेवियर को मॉडिफाई या कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप उस पॉइंट पे खड़े चाहते हैं कि ये बच्चा रोना बंद कर दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आइसक्रीम ले देंगे तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, उसने रोना बंद कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल के साथ आपको ये चीज समझा दी कि साइकोलॉजी का गोल क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का गोल सिंपली क्या है कि कोई भी बिहेवियर, कोई भी मेंटल प्रोसेस क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करने के बाद उसकी रीजनिंग को एक्सप्लेन करना कि व्हाई दिस बिहेवियर इज हैपनिंग या व्हाई दिस मेंटल प्रोसेस इज हैपनिंग। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे आप प्रिडिक्ट करेंगे और प्रिडिक्ट करने के बाद आप उसको कंट्रोल या मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और अगर हम इसको साइकोलॉजी की एग्जांपल में ही अगर कंसिडर करें, तो अगर किसी को एनजाइटी है, ठीक है, एनजाइटी डिसऑर्डर है, या किसी को नर्वसनेस है जो कि हार्मफुल है उसके लिए, ठीक है, किसी को स्टेज फ्राइट है, तो उस चीज को साइकोलॉजी क्या करेगी, सबसे पहले तो साइकोलॉजी डिस्क्राइब करेगी कि आपको कैसे पता चला ये एंजाइटी है। ठीक है, आपको आप कहेंगे कि जी हमने देखा है कि ये जब ये एंशियस है तो इसकी जो है बॉडी ट्रेम्बल कर रही है, ट्रेम्बलिंग हो रही है, आवाज डिस्टोर्ट हो रही है, जो थिंकिंग है उसकी, जो बात करने के दौरान उसकी समझ बूझ है वो ठीक से काम नहीं कर रही। ये आपने उसकी करंट सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी। फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जी क्योंकि इसको स्टेज फ्राइट है इसकी वजह से वो नर्वस या एंशियस हो रहा है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने प्रिडिक्ट किया कि अच्छा अगर हम इसको ट्रेनिंग करें, इसको एक प्रैक्टिस करवाएं क्राउड के सामने बोलने की, तो हो सकता है कि इसका ये इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिर आपने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए आपने वो जो भी चीजें सोची वो आपने वो परफॉर्म की, और अल्टीमेटली आपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, अब उसको जब वो स्टेज पर जाता है तो उसको नर्वसनेस नहीं होती, आपने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया, और इट इज अ सक्सेस। तो ये सक्सेस किस वजह से आई, साइकोलॉजी स्टडी करने की वजह से आई। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपका गोल है साइकोलॉजी का कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का और अल्टीमेटली उसको मॉडिफाई या कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया कि साइकोलॉजी का गोल क्या है। ठीक हो गया। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज गोल ऑफ साइकोलॉजी और व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। ये हमने दो तीन क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर कर लिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है साइकोलॉजी से रिलेटेड कि साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स या दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है साइकोलॉजी का। तो ये भी बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अब साइकोलॉजी का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस। ठीक है, और बायोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं कि जितने भी ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो, एज वी ऑल नो कि हमारा आपकी बॉडी दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ये आपके बिहेवियर को
का नर्वस सिस्टम हो गया। इवन समटाइम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी आपके बिहेवियर को कर रहा होता है। समटाइम्स आपका जो कार्डियक सिस्टम है अ, वो भी आपके बिहेवियर को आप बड़े नर्वस से जब आप मेंटल वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग। एक सेकेंड। अभी ठीक है? एनीवन? ठीक है, ओके। वो दरमियान में नेटवर्क का कोई इशू आ जाता है, तो वो चलें। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। तो वो सिंपल टर्म्स में आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है, आपका जाता है, आपके हॉर्मोन्स आ जाते हैं, ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हॉर्मोन्स के अंदर अगर आपको ऑक्सीटोसिन की एग्जांपल दी जाए, आपको डोपामीन की एग्जांपल दी जाए, तो ये वो हॉर्मोन्स हैं जो आपको फील गुड कराते हैं। ठीक है, आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। तो जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होता है। ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप अपने कुलीग्स को सलाम कर रहे हैं, कुलीग से बात कर रहे हैं, बड़े जॉली से हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई और हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल आपका बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली, तो आप नर्वस होंगे, आप गुस्से में होंगे, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आप इर्द गिर्द के लोग कह रहे होंगे कि ये इसका बिहेवियर ही बड़ा अजीब सा है। ठीक है, तो ये आपकी बायोलॉजिकल कोई चीज है जो कि आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है। तो इस तरह से साइकोलॉजी और बायोलॉजी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये सिंपल सी ये चीज हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फिर इसी तरीके से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। सोशियोलॉजी में आप बेसिकली क्या के साथ कैसे बात आप बनते हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बिल्ड होती है। तो ये हर इंसान की साइकोलॉजी जो है इस चीज को इम्पैक्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर कोई विद टेम्परमेंट या पर्सनालिटी की बेस पे कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक ठीक है, इंट्रोवर्ट क्या करेगा, वो सोशली ऑकवर्ड होगा, वो सोशली ढंग से बात नहीं कर पा रहा होगा, लोगों से वो अच्छे से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट या बॉन्डिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर साइकोलॉजिकली कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग करेगा अपनी कम्युनिटी के साथ। ठीक है, उसका सोशल बिहेवियर होगा। ठीक है, तो हर इंसान की साइकोलॉजी जो है उसकी सोशियोलॉजी को भी इम्पैक्ट करी है। ठीक है, इसी तरीके से सोशियोलॉजी का भी अल्टीमेट साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को इम्पैक्ट कर रही है। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजी भी आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आपकी सोसाइटी में लोग मिलनसार हैं तो आप भी मिलनसार होंगे। अगर आपकी सोसाइटी जो है वो उखड़ी उखड़ी है एक दूसरे से, या फिर सेपरेटिस्ट है या फिर इंडिविजुअलिस्टिक है, तो जाहिर है आपके अंदर भी वो ट्रेड्स जो हैं वो थोड़े इवॉल्व होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आपका फिलोसफी के साथ क्या ताल्लुक है साइकोलॉजी का। तो फिलोसफी में आप क्या स्टडी करते हैं? फिलोसफी में आप स्टडी करते हैं ह्यूमन नेचर क्या है। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपका नॉलेज, कोई चीज अगर आप सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं। ठीक है, अगर दुनिया में कोई एक चीज इस तरीके से हो रही है, ह्यूमन सोसाइटी, तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये सारी चीजें आप सोच समझ बूझ से ही बताते हैं ना। आप ख्यालात आते हैं आपके माइंड के अंदर और उन ख्यालात की बेस पे आप रीजनिंग दे रहे होते हैं। तो ये जो आपके ख्यालात हैं बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन किस चीज पे काम करता है, आपके जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने तो पीछे पढ़ा कि मेंटल प्रोसेसेस तो अल्टीमेटली बायोलॉजी से भी रिलेटेड हैं, आपके नर्वस सिस्टम से, आपके हार्मोन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, साइकोलॉजी और फिलोसफी का रिलेशन भी हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है कि आप ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, पहले ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, ह्यूमन कल्चर कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी की बेस पे आप इंसान की मेंटेलिटी भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, अगर कोई वेस्टर्न कल्चर में पला बड़ा है तो उसकी साइकोलॉजी उस तरह से होगी। अगर कोई
एशियन कल्चर में पला बढ़ा है तो उसकी साइकोलॉजी एशियन होगी, ठीक है। अब एशियन और वेस्टर्न में मेजर डिफरेंस जो कई बार कोट किया जाता है वही किया जाता है कि जो वेस्टर्न पीपल होते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, पर्सनल ग्रोथ को देखते हैं, ठीक है। मगर हम एशियंस जो हैं, हम एशियंस प्रेफर करते हैं कलेक्टिविज्म को, कम्युनिटी बिल्डिंग को और इस किस्म की चीजों को, ठीक है। तो ये जो कल्चरल वेरिएशंस हैं और एवोल्यूशनरी बेसिस पे जो हमारे डिफरेंसेस हैं, साइकोलॉजी हमारी इनकी बेसिस पर भी डिफर करती है, तो इन दोनों चीजों का भी आपस में रिलेशन है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद साइकोलॉजी और एजुकेशन। अब एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, आपको पता है कि एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, ठीक है। आप उसको किसी एक्टिविटी में इस तरीके से डालेंगे कि जहां पर उसको ज्यादा सोशलाइज करना पड़ता है, तो मे बी वो वहां पर थ्राइव ना कर पाए, ठीक है। बट अगर आप उसको उसके हिसाब का साइलेंट और काम एनवायरनमेंट दें तो मे बी वो ज्यादा अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म कर पाए, ठीक हो गया। तो ये जो बेसिक आप साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करके उसकी बेसिस पे इंडिविजुअल प्लान्स जो ऑफर करते हैं ना हर बच्चे को, तो वो चीज आपकी साइकोलॉजी और एजुकेशन के रिलेशन की वजह से ही है, ठीक हो गया। इसी तरह से एजुकेशन में जैसे कि आपकी असेसमेंट भी होती है, लर्निंग भी होती है और टीचिंग भी होती है, ये सारा कुछ आपके एजुकेशन सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ये हर एक स्टेप के अंदर आपकी साइकोलॉजी अप्लाई हो रही होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने एक और टॉपिक क्लियर कर लिया अपना, जो कि क्या था, साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डेली लाइफ के अंदर साइकोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, तो ये सिंपल बात है। ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि आप साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताएं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप ये दो चार चीजें इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो हम बता सकते हैं, अपनी अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, अपने बिहेवियर को हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है। इसी तरीके से दूसरों का भी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आपके साथ किसी इंसान ने बुरा बिहेव किया है, ठीक है, तो समटाइम्स अगर आपको साइकोलॉजिकली अवेयरनेस है तो आप कहेंगे जरूर इसके साथ जिंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा, या इस वक्त अपने लाइफ के किसी हार्ड फेज से ये गुजर रहा होगा जिसकी वजह से ये मेरे पे लैश आउट कर रहा है या मेरे से इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस किस्म की चीजें जो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रीजनिंग और लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, ठीक हो गया। तो अगर किसी इंसान ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो वो अगले इंसान को भी समझ सकता है, ठीक है। अगले इंसान की समवट प्रिडिक्शन भी दे सकता है कि ये अच्छा सर्टेन सिचुएशन में ये इंसान कैसा बिहेव करेगा, ठीक हो गया। तो ये डेली लाइफ की हमारी एक एप्लीकेशन हो गई। मेंटल हेल्थ और वेलबींग, ये भी अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि अगर किसी एक इंसान को आप मेंटली बार बार उसके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, बार बार उसको किसी चीज से स्ट्रेस आ रहा है, नॉइज से स्ट्रेस आ रहा है या किसी भी किस्म का स्ट्रेसर है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसकी वेलबींग जो है वो भी इम्पैक्ट होगी। ऐसा है ना कि साइकोलॉजिकली अगर कोई इंसान डिस्ट्रेस्ड है तो वो चीज उसकी बायोलॉजिकली भी, वो फिजिकली भी उसकी वो उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ भी उसकी डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का फायदा ये है कि जब आपको पता है कि मेंटल हेल्थ जो है इन इन चीजों से इम्पैक्ट होती है और अल्टीमेटली ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो आप इन द फर्स्ट हैंड वो मेंटल जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं आप उन्हीं को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बेसिस पे आप सर्टेन इलनेसेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जनरल वेलबींग को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डेली लाइफ के अंदर जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि पढ़ाने में, समझने सीखने के अंदर, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, वर्क प्लेस में अच्छा परफॉर्म करने में, प्रोडक्टिविटी के अंदर और सोशल लाइफ के अंदर, अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर आप अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनकर सामने आ सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल ये चार पांच एग्जांपल्स हैं जो कि अगर आपको क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, यूजुअली ये क्वेश्चंस में पेयर किया जाता है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बताएं साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि आप, अगर ये नहीं तो आप अपनी मर्जी की कोई भी एग्जांपल्स बता सकते हैं जो कि आपको लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ के ये फायदा हमें हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद साइकोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चंस क्या है, ये आपके पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, कि बेसिक जो आपकी साइकोलॉजी है, बेसिक उसके क्वेश्चंस क्या है, एज इट इज वर्ड भी लिखा आ जाता है समटाइम्स, समटाइम्स लिखा आ जाता है कि साइकोलॉजी का फोकस किस पे है, ठीक है। तो साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी करती है कि इंसान
एक सर्टेन वे में जो बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो या या तो उसकी नेचुरली, कुदरती तौर पे वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो नर्चर है, ठीक है, या फिर उसकी बेस पे है, ठीक है। नेचर हम कहते हैं कुदरत को, और कुदरत में क्या आता है? आपकी बायोलॉजी। आपकी बायोलॉजी तो आपके हाथ में नहीं है ना, आपके जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको हेरिडिटी में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है नेचर। और दूसरी चीज नर्चर। नर्चर आपका क्या है? ये एनवायरमेंट, ये आपके ठीक है। आप कैसे एनवायरनमेंट में आउट करती है कि अच्छा, अगर एक इंसान, आई थिंक कनेक्शन का इशू है, अच्छा। अच्छा, यहाँ पर नेचर वर्सेस नर्चर की ही डिबेट चलती रहती है। समटाइम्स साइकोलॉजी के कुछ स्कूल कहते हैं कि आपका बिहेवियर आपकी हेरिडिटी बता रही है, यानी कि आपकी नेचर बता रही है। कुछ साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपकी बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं या किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपका नर्चर क्या है, वो चीज भी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो सिंपल पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी का ये है, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। ये आपने इस तरीके से पहले बता दिया, उसकी दो चार एग्जांपल्स दे दी और उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। फ्री विल किसको कहते हैं? फ्री विल का मतलब है कि हर इंसान के पास ना चॉइस होती है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो अच्छा बिहेव कर रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है, ये इंसान की अपनी मर्जी है, ठीक है। साइकोलॉजी का एक स्कूल ये कहता है, ठीक है। अब इसकी डिबेट होती है डिटर्मिनिज्म के साथ। डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म कहता है कि नहीं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इंसान की कोई मर्जी नहीं है कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है। ये ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है कि एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर इंसान अच्छा बिहेव करेगा और इस सिचुएशन के अंदर इंसान बुरा बिहेव करेगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, नेचर ने इस चीज को फिक्स कर दिया हुआ है, इंसान का इस पे कोई जोर नहीं, ठीक है। तो एक स्कूल इस चीज के ऊपर बहस करता है, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजी के अंदर डिबेट चलती रहती है कि आपका बिहेवियर फ्री विल पे है या डिटर्मिनिज्म पे है, ठीक है। ये दो अपोजिंग फोर्सेस, ये हम चार पांच अपोजिंग फोर्सेस ही देखेंगे। ये साइकोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्या था? नेचर वर्सेस नर्चर। और दूसरा क्या है? फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तीसरा मेजर सवाल क्या है साइकोलॉजी का? मेजर क्वेश्चन क्या है? साइकोलॉजी कहती है कि जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस या जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, क्या हम उस चीज को कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं या हम अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स कुछ स्कूल कहते हैं कि जो भी आपका प्रोसेस दिमाग के अंदर हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल आप अपने दिमाग के अंदर कोई एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी का एक स्कूल कहता है कि आप कॉन्शियसली वो कर रहे हैं, दूसरा स्कूल कहता है कि आप बस, आपका माइंड जो है वो किए जा रहा है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक प्रोसेसिंग सिस्टम आपके ब्रेन में चल रहा है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का चल रहा होता है, आपने उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, अब आपको नहीं पता आप कर रहे हैं वो काम। अब ये इस चीज की रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप काफी लड़कों ने ज्वाइन की होगी हमारी क्लास इस वक्त। तो समटाइम्स आपने देखा होगा, अगर आप बाइक चला रहे हैं और आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आपको नहीं पता होता कि आप कैसे राइट टर्न ले रहे हैं, कैसे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। वो आपकी मसल की मेमोरी के अंदर वो सारे का सारा रास्ता ऐसे इम्प्रिंट हो गया हुआ है, आपको नहीं पता चलता कि आप कैसे उस घर के रास्ते के अंदर आप खुद ही आ गए, ठीक है। आप घर पहुंच जाते हैं तो आपको ख्याल आता है, यार ये तो मैंने कॉन्शियसली तो मैं ये टर्न लिया ही नहीं, ये मैं कैसे यहाँ पहुंच गया। तो इस किस्म की चीजें जो होती हैं, ये आपकी अनकॉन्शियसली हो रही होती है, ठीक है। और समटाइम्स आप कोई चीज अगर परफॉर्म करें तो उसके लिए आप हाईली कॉन्शियस होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहस भी साइकोलॉजी के अंदर चलती रहती है कि आपका बिहेवियर जो है, क्या वो कॉन्शियस है या वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो ये अभी जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, ये बहस बता रही हूँ, ये डिबेट्स हैं साइकोलॉजी के अंदर जो होती रहती हैं। समटाइम्स आपको एक साइड का एविडेंस बड़ा अच्छा मिल जाता है, समटाइम्स आपको दूसरी साइड का एविडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक साइड जो है वो 100% ट्रू नहीं है, और ना ही कोई एक साइड 100% फॉल्स है। Sorry.
अच्छा जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी में जो डिबेट चल रही होती है, रिसेंट जो हमने पढ़ी, कि आपके जो बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस हैं, क्या आप वो कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक सेंट्रल क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। उसके बाद साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एज एन ऑर्गेनिज्म कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट है। ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए, डिमोग्राफिक्स की बेसिस पे बात कर ली जाए, या जेंडर की बेसिस पे बात कर ली जाए, कि जो खवातीन हैं वो सब की सब खवातीन किस हद तक एक जैसी होती हैं और किस हद तक वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है। इसी तरीके से मर्द हजरात किस हद तक सिमिलर हैं और किस हद तक वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी साइकोलॉजी में किए जाते हैं। कोई भी एक मेंटल प्रोसेस अगर स्टडी किया जा रहा है तो उसको ये भी देखा जाता है कि मर्द और खवातीन, इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है, और फिर मर्द का मर्द से क्या फर्क है और खवातीन का आपस में क्या फर्क है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंसेस वर्सेस सिमिलैरिटीज की डिबेट भी चलती रहती है। अब उसके अंदर आप पर्सनालिटी को भी देख लेते हैं कि पर्सनालिटी कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर है, आपका बिहेवियर कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, इंटेलिजेंस कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है। तो ये इमोशंस कितने सेम हैं, कितने डिफरेंट है। तो इस किस्म के जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उसको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के लेंस से भी साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंट्रल क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स किस हद तक एक्यूरेट होते हैं और किस हद तक इनएक्यूरेट होते हैं। ठीक है। हमारा ब्रेन, हम कह तो देते हैं कि हमारा ब्रेन एक मशीन है या वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, बट साइकोलॉजी इस चीज को भी टेस्ट करती है कि किस हद तक हम सही, या किस हद तक हमारा ब्रेन एक्यूरेट हो सकता है और किस हद तक इनएक्यूरेट। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको लास्ट एक टॉपिक के अंदर आई विटनेस की एग्जांपल दी। अब वो आई विटनेस एग्जाम्पल के अंदर जो लोग होते हैं, वो अपने माइंड से, अपने ब्रेन से तो 100% श्योर हो जाते हैं कि जी इसी ने क्राइम किया है। ठीक है। बट अगर हम किसी फैक्ट को, किसी सीसीटीवी फुटेज को या किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को या किसी भी और सबूत को देखें और हमें पता चले कि नहीं, ये तो 100% श्योर हो के भी इंसान गलत बता रहा है। ठीक है। ऑल्दो अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर उसने सही बताया, ठीक है, उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। तो ये हमारे ब्रेन की इनएक्यूरेसीज हैं एट सम पॉइंट्स। ठीक है। तो साइकोलॉजी इन एक्यूरेसीज को और एक्यूरेसी को स्टडी करती है कि कहाँ कहाँ हम एक्यूरेट हो सकते हैं और कहाँ पर इनएक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिक हमारे साइकोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चंस हैं। ये पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि साइकोलॉजी के क्या हैं जी बेसिक इश्यूज या सेंट्रल क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक हो गया। किन चीजों पर फोकस करती है साइकोलॉजी। अब चैलेंजेस इन स्टडिंग साइकोलॉजी, वो हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि हमारा इंट्यूशन, हाइंडसाइट बायस और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये सारी चीजें चैलेंज करती हैं साइकोलॉजी को। अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तो उनमें इशू आता है। उसी तरीके से ये इसको एक सिस्टमैटिक वे में भी यहाँ पर लिखा है। सर्टेन और चैलेंजेस हैं साइकोलॉजी पढ़ने में, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा, अब ये चार मेजर आपके चैलेंजेस हैं, इनको मैंने यहाँ नीचे सारे को एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिवली इनको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। जी। जी मोमना, क्या क्वेश्चन है आपका। आपने हैंड रेस किया है ना। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि किसी एक बिहेवियर को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका एक टेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, आप कहते हैं कि अच्छा अगर इसको मैं ये सर्टेन अल्फाज बोलूंगा कि तुम तो मुझे बहुत बुरे लग रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज मैं इसको बोलूंगा, इसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने पे ये मुझे बुरा भला कहेगा। सॉरी, जस्ट मिनट।
सो सॉरी, आई जस्ट हैव सोर थ्रोट, जिसकी वजह से बार बार गले में इरिटेशन होती है, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। चले, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मैं आपको बात बता रही थी, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी को कहते हैं कि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, एक सर्टेन फ्रेज अगर आप किसी को बोलते हैं, तो उसका उस पर क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। आप एक इंसान को सेम चीज बोले, दूसरे इंसान को बोले और तीसरे इंसान को बोले, आपने प्रिडिक्ट किया था कि जिसको आप बुरा भला कहेंगे जवाब में वो भी आपको बुरा भला कहेगा, ठीक है। बट जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो आप देखते हैं कि नहीं, एक इंसान को मैंने बुरा भला कहा तो उसने जवाब में मुझे बुरा बुरा भला कह दिया, दूसरे को मैंने बुरा कहा तो उसने जवाब में मुस्कुरा दिया, उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तीसरे को मैंने बुरा भला कहा तो उसने जवाब में मुझे अच्छा कहा, उसने मुझे जवाब में सेम बुरा नहीं कहा, ठीक है। तो ये जब चीजें आपने ऑब्जर्व की, तो आपको पता चला कि जरूरी नहीं है कि आपके इनपुट की बेस पे ही अगले का बिहेवियर आए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सब्जेक्ट होता है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है। हर एक इंसान का अपना माइंड है, अपनी साइकोलॉजी है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी सोच है, अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। सो एट सो मेनी एवेन्यूज हर इंसान जो है वो डिफरेंट है। तो उस डिफरेंस की वजह से आप साइकोलॉजी को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, एक चैलेंज हो गया ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है मल्टीपल वेरिएबल्स। कोई भी एक बिहेवियर है ना, वो एट ए टाइम किसी एक चीज से शेप नहीं हो रहा होता, और भी काफी चीजें उससे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन की, अगर उसी की बात करें, तो अगर तो एक एक इंसान है, वो घर से परेशान आया है, ठीक है। वो घर से परेशान आया है और आपने भी उसको बुरा भला बोल दिया है, तो वो डबलिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। हो सकता है उसको आपकी बात से गुस्सा ना आया हो, उसने अपने घर का गुस्सा जो है वो आप पर निकाल दिया हो, ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर फेल हो गया ना, क्योंकि आप तो बेसिकली स्टडी कर रहे थे कि अगर आप किसी को बुरा भला कहे तो जवाब में वो भी बुरा भला कहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक वेरिएबल क्या आ गया कि उसके घर पे क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसने बड़ा वो रेडी होके आ रहा था, अपने किसी जरूरी काम से जा रहा था, किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग पे जा रहा था, और रास्ते में उसके साथ कोई मिसहैप हो गया जिसकी वजह से वो उदास है, और आपने उसको बुरा भला कह दिया, तो उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपनी उदासी में चुपचाप बैठा रहा और वो चला गया, ठीक हो गया। तो ये एक और वेरिएबल आ गया यहाँ पे। तो एक चैलेंज हमारे पास आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। दूसरा हमारे पास आ गया कि मल्टीपल वेरिएबल सेम बिहेवियर को एट अ टाइम 10-12 चीजें भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं, ठीक हो गया। फिर है ओवरलैपिंग इफेक्ट। अब ओवरलैपिंग इफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल में बता दिया ना, कि एक तो उसके घर पे भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे, और ऊपर से आपने भी उसको बुरा भला कह दिया, तो वो दोनों चीजों ने ओवरलैप करके उसके बिहेवियर को या उसके रिएक्शन को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग इफेक्ट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद लास्ट चैलेंज क्या है कि हर चीज को आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान अगर जैसे कि वेस्ट के अंदर ये काफी डिबेट चल रही होती है कि जो एबॉर्शन है वो बैन होना चाहिए या बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात ही ओपिनियन की है, ठीक है। और हर इंसान का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसकी बेस पे आप साइकोलॉजी जो है ये भी इशू फेस करती है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिक 4 मेजर चैलेंजेस हो गए जो कि साइकोलॉजी स्टडी करने में आते हैं। नंबर 1 के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान की पर्सनालिटी, सोच, समझ बूझ डिफरेंट होती है। फिर आपका जो बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस हैं उसको एट अ टाइम काफी चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज के जो वेरिएबल्स हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर लेते हैं। और लास्ट पे क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर जो मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड या बिहेवियर से रिलेटेड सवाल है उसको साइंटिफिकली फाइंड आउट, उसका आंसर किया जा सके, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक हो गया। चलें जी। तो अब जनरल सी आगे भी जनरल बातें, पहले भी हमने जनरल सारी कहानियां डिस्कस की हैं। अब ये एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी ये भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है,
बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी अगर एवोल्यूशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से आपने सिंपल टेबल बनाना होगा और हर एक की आपने डेफिनेशन बता के उसके अंदर किस किस साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो बताना है, और उसके बाद इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, ये एवोल्यूशन की अभी बात हो रही है। इस साइकोलॉजी को हमने स्टडी करना कब से स्टार्ट किया, क्यों किया? ठीक है, तो साइकोलॉजी का वैसे तो कहा जाता है कि अर्ली साइकोलॉजी, आपने काफी लोग पॉलिटिकल साइंस भी रखा होगा, तो पॉलिटिकल साइंस फिलोसफर्स पढ़ना स्टार्ट। व्हाई डू पीपल रिपीट टॉक्सिक? आई गेस मेरा कनेक्शन जो था वो टूट गया, नेटवर्क चला गया था। मेरी स्क्रीन विजिबल है? एनीवन? नो मैम। एक सेकंड में करती हूँ फिर। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ। सबसे पहले तो जब भी आप फिलोसोफर्स को स्टडी करते हैं तो अर्ली फिलोसोफर्स जो हैं उनको हम साइकोलॉजिस्ट भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो माइंड बिहेवियर इन चीजों की भी बात उन्होंने की है। जैसे कि आपने प्लेटो पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, आपने देखा होगा कि आप जितने भी प्लेटो, एरिस्टोटल और हॉब्स, लॉक और रोसू जब भी आप स्टडी करते हैं आप उनकी जो सर्टेन हेडिंग्स हर फिलोसोफर का व्यू बताते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, तो ये जो हर फिलोसोफर ने आपको ह्यूमन नेचर का अपना अपना व्यू दिया है ना, तो बेसिकली वो मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर को बता रहे होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का होता है, ह्यूमन की नेचर ये है। ये सारी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस तो काफी देर पहले से हो रही है। ठीक है, जब प्लेटो ने बात की आपकी इनबॉर्न एबिलिटीज की, कि जो हर इंसान, प्लेटो की आपको सबको थ्योरी अभी पता होगी कि जैसे प्लेटो ने वो क्लासिफिकेशन की ह्यूमन की, कि हर किसी की इतनी एबिलिटी होती है, जिसकी इतनी एबिलिटी है वो इस क्लास में होगा, जितनी जिसकी इतनी एबिलिटी होगी वो इस क्लास में होगा। ठीक है, तो वो इनबॉर्न या जो नेचुरल पैदाइशी जो हर इंसान को एबिलिटी मिली होती है उसकी बेस पे वो बात कर रहा होता है। ठीक है, तो वो बात कर रहा है कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो बिहेवियर है, वो नेचर ने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आपकी कोई फ्री विल नहीं है, आपकी नेचर ने जो आपको जिस चीज के साथ पैदा किया है आप उसी की तरह बिहेव करेंगे और उसी की तरह आप सोचेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी की बात है। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने भी इस पर डिस्कशन किया। एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जिन चीजों के साथ आप पैदा हुए हैं उसी तरीके से ही आप सोचेंगे, बिहेव करेंगे। आपका जिंदगी में जो एक्सपीरियंस रहता है उसका बड़ा हाथ होता है। ठीक है, उसने एक वर्ड यूज किया था टेबुला रासा का, जिसका मतलब होता है एम्प्टी स्लेट, कि आपका माइंड जो है वो टेबुला रासा है, एम्प्टी स्लेट है। जो भी आप नॉलेज एक्वायर करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू एक्सपीरियंस, वो आपके बिहेवियर और आपकी सोच को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से रेने डिस्कार्ट है, उसने कहा, ये फर्स्ट ऐसा फिलोसोफर था जिसने जिसने आपको बताया कि आपका जो माइंड और बॉडी जो है ये दो सेपरेट एंटाइटीज हैं। ठीक है, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसने क्या बात की, इन अदर वर्ड्स उसने कहा कि आपका जो ब्रेन है
वो आपके बॉडीली एक्शंस या बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला इंसान था जिसने इस चीज को डिस्कस किया, जो कि हम आज साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमने देखा ना सेंट्रल क्वेश्चंस जो है साइकोलॉजी के उसके अंदर हम फ्री विल की भी बात करते हैं, डिटर्मिनिज्म की भी बात करते हैं, उसमें हम नेचर वर्सेस नर्चर की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशंस जो हैं काफी देर पहले से साइकोलॉजी की शुरू हो गई हुई थी। ठीक है, बट इसको एज अ सब्जेक्ट किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले इसको स्टार्ट किया एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था विलियम वुंड। ठीक है, उसने 1879 के अंदर जर्मनी में एक लैब बनाई जिसके अंदर उसने साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब विलियम उनके बाद आपके आते हैं विलियम जी। तो ये एक आपने चेन की तौर पे याद रखना है कि जी सबसे पहले प्लेटो था, एरिस्टोटल ने डिस्कार्टेड, ये डिस्कशन की हद तक है ये सारी बातें। ठीक है, जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि विलियम मून जो है उसने साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट किया 1879 के अंदर। ठीक है, और ये सीएसएस के अंदर एमसीक्यू वैसे तो बहुत दफा आता है, पीएमएस में तो आपके एमसीक्यूज नहीं होंगे। चलें जी, वो हमने बात कर ली अर्ली एवोल्यूशन की। ठीक है, फिलोसोफर से बात स्टार्ट हुई और विलियम वुंड और विलियम जेम्स तक आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स की। ठीक है, कि इनिशियली साइकोलॉजी से गुजर के आज साइकोलॉजी कहाँ खड़ी है। ठीक है, हमने साइकोलॉजी की अब पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। ये जो आपके सामने टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल आपकी पूरी साइकोलॉजी की हिस्ट्री है या साइकोलॉजी का एवोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो थे विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर, इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना, उनके लिए ना आपके माइंड के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने bonds हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सारे सर्टेन बेसिक एलिमेंट से बने। कोई का बिहेवियर है ना, कोई ठीक है, अगर ब्रेन का वो कंपोनेंट या वो बटन प्रेस होगा तो आप एक सर्टेन चीज फील करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक ब्लैक कलर देखा है ना, ब्लैक कलर की कोई भी चीज, तो वो ब्लैक कलर आपके माइंड की लोकेशन होगी, वहां पर कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। प्रेस हुआ तो आपको ब्लैक कलर नजर आएगा। ठीक है, तो ये इनकी सोच थी। ठीक है, कि कोई मेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये कहते थे कि हम उन स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनका एक पीरियोडिक टेबल काइंड ऑफ बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके माइंड के अंदर। ठीक हो गया। अब इस चीज के लिए उन्होंने टेक्निक यूज की जिस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहते हैं? कि कोई भी चीज हो रही है, आप उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, आप वो बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरलिज्म। मैं आपको पूछती हूँ, आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चरलिज्म लिखा हुआ? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने इसको देखा अपनी आंखों से और मुझे पहले एक कोई ऐसा एस जैसा स्ट्रक्चर नजर आया ब्लैक कलर का व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये एस था, फिर टी था, इन सबको जब मैंने जोड़ दिया तो वो एक वर्ड कंप्लीट बन गया जो कि स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक है, तो ये आपने अपने एक्सपीरियंस, जो चीज आपने फील की, सेंसेशन आपकी आंखों ने जो चीज देखी, वो आपने एक्सप्लेन की। ठीक है, तो ये जो आप सेल्फ को एक्सप्लेन करते हैं, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो ये विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर जो हैं, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बेस पे कहा था कि हम आपको सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बना के दिखा देंगे। ठीक हो गया। तो ये सिंपल स्ट्रक्चरलिज्म की जो इनिशियल ब्रांच थी, जो साइकोलॉजी हमारी स्टार्ट हुई थी। अब स्ट्रक्चरलिज्म के बाद नेक्स्ट हमारा स्कूल आ गया। नेक्स्ट स्कूल क्या कहता था? फंक्शनलिज्म उसका नाम था। अब ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वही आपकी फीलिंग, इमोशंस और आपके मेंटल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो कहता है कि जो एवोल्यूशन है ना,
ह्यूमन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला डार्विनियन थ्योरी थी शुरू से। आपकी साइकोलॉजी, आपका ब्रेन इवॉल्व हुआ है, ठीक है। आपके सर्वाइवल को अश्योर करने के लिए आपका ब्रेन डेवलप होता गया। जो चीज फायदेमंद होती थी आपका ब्रेन उसको रिटेन करता था, और जो चीज फायदेमंद नहीं होती थी उस चीज को आपका ब्रेन डिस्कार्ड कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ब्रेन डेवलप होता था। तो ये फंक्शनलिज्म, वो जो आप डार्विनियन थ्योरी के अंदर वो एक सर्टेन पिक्चर्स देखते हैं ना, वो एप्स की, कि वो मंकी की फॉर्म में होता है, और वो फिर सर्टेनली वो पहले बेंट फॉर्म में चल रहा होता है, फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी इनहेंस होता होता वो स्ट्रेट ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग भी यही कहते थे कि आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन विद टाइम इवॉल्व हुआ है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बेस पे, ठीक है। एक कोई सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, वो आपका सर्टेन इमोशन या सर्टेन मेंटल प्रोसेस जो है डेवलप हुआ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात की जाती है जेलसी की। अब जेलसी क्या है? ये आपका एक मेंटल प्रोसेस है, ये आपका बिहेवियर है। अब फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि जो जेलसी आपके ब्रेन के अंदर या आपके माइंड के अंदर, बिहेवियर के अंदर है, इसका कोई ना कोई तो एक स्पेसिफिक फंक्शन रहा ही होगा हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको आज भी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म की मेजर डिबेट ये थी। फिर फंक्शनलिज्म के बाद आता है आपका साइकोडायनामिक स्कूल। अब साइकोडायनामिक स्कूल क्या है? साइकोडायनामिक स्कूल कहता है कि जी ये सारी बातें तो आपने कर ली, कि आपके माइंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या आपके एवोल्यूशन की बेस पे आपका सर्टेन बिहेवियर होता है, या सर्टेन मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। बट हम ये कहते हैं कि जो जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका माइंड जो है वो काइंड ऑफ एक फ्रेश मोल्ड है, जिसको आप किसी भी चीज में ढाल सकते हैं, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, अगर तो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस उसका रहेगा, तो वो बड़ा होकर एक मजबूत पर्सनैलिटी बनेगा, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है। बट अगर बचपन के अंदर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसको नर्चर या एनवायरनमेंट ही हार्मफुल मिला है, तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें शो होंगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक्स फैक्टर क्या होगा कि वो सारी चीजें उसकी अनकॉन्शियस होंगी, ठीक है। तो साइकोडायनामिक स्कूल कहता है बचपन के अंदर जो चीजें आपके साथ हुई होती हैं, वो आपके फ्यूचर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, और ये सारी की सारी अनकॉन्शियस होती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कौन थे आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स? थे सिगमंड फ्रूड था, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन, कैरन हॉर्नर। अब ये यहाँ पर जितने भी कंट्रीब्यूटर्स के नाम लिखे हुए ना, इन सब की अपनी अपनी थ्योरीज है, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, इसको मैं पूरी साइको आप पढ़ रहे हैं ना, यही आपके फर्दर चैप्टर्स हैं, ठीक है। जब आप अपने further आगे जाके या आपका एक चैप्टर पर्सनालिटी वाला, जिसमें पर्सनालिटी की असेसमेंट है और पर्सनालिटी उनके इन हम पढ़नी है, ठीक हो गया। अब नहीं सकते, ठीक है। ये पीछे जितने भी स्कूल हैं कभी रोल करते हैं, ये कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो सर्टेन फंक्शन करते हैं, वो पार्ट के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, फिर वही ब्रेन का अनकॉन्शियस लेटर लाइफ के अंदर आपकी पर्सनालिटी में शो होता है, ठीक है। इन सब ने आपके ब्रेन की बिहेव नया जेबी वॉटसन और बीएस के एक्सपेरिमेंट्स में, कि आपका जो माइंड है ना उसको आप स्टडी नहीं कर सकते, कि आपका माइंड एक ब्लैक बॉक्स है जिससे एक सर्टेन
अच्छा, हम बात कर रहे थे बिहेवियरिज्म की। पिछले जितने भी स्कूल थे उनका फोकस था आपके माइंड के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, जिसके इनपुट जाती है वो भी करता है, आप उसको समझ नहीं, इसलिए आपको ये, आप उसको छेड़े भी ना। आप बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लर्निंग का स्कूल भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट किया जेबी वॉटसन ने। और इसके अंदर इन दोनों के मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो कि हम जब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ना, लर्निंग वाला, लर्निंग वाली यूनिट के अंदर इनकी हम थ्योरीज को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद बिहेवियरिज्म के बाद आया आपका बायोलॉजिकल स्कूल। बायोलॉजिकल स्कूल कहता है कि आप छोड़ें ब्रेन को, आप छोड़ें हर चीज को, आपकी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में क्या होता है, आपकी जेनेटिक्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीजें जो है ना, ये ही आपके बिहेवियर को और आपके मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही हैं। बाकी चीजों को तो आप छोड़ दें। ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्कूल आपका ये कहता था। फिर उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या कहता है, इसके अंदर अब्राहम मैस्लो की वो हायरार्की ऑफ नीड्स वाली थ्योरी आती है, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी आती है। ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ये कहता है कि आप किस बहस में पड़े हुए हैं, कि आपका ब्रेन जो है वो आपके बिहेवियर को डिटरमिन कर रहा है, आपकी बायोलॉजी जो है वो डिटरमिन कर रही है, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके बिहेवियर को डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये आप किस बहस में पड़ गए हैं? इंसान जो है इन सारी चीजों से बाला है। इंसान के पास फ्री विल है, अलग है, एक शऊर दिया है जिसकी बेसिस पे हर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को पहुंच सकता है। ठीक है। तो ह्यूमनिज्म की बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये है कि इंसान के पास शऊर है, फ्री विल है, वो अपनी मर्जी से अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। और हर ऑर्गेनिज्म है कि वो अपने बेस्ट विजन तक पहुंच सके। ठीक है। तो इन थ्योरी जब हम पर्सनल वाला पार्ट पढ़ेंगे, मोटिवेशन वाला पार्ट है चैप्टर, तो इन दोनों की थ्योरीज उसमें। स्कूल कहता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, ये कंप्यूटर है। ठीक है। जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, आपका माइंड जो है वो एक काइंड ऑफ सीपीयू है। जो ये असल में स्कूल तब डेवलप हुआ था जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था। ठीक है। तो वो कंप्यूटर से इंस्पिरेशन लेके साइकोलॉजिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारा ब्रेन भी जो है ना वो भी सीपीयू है, और वो सीपीयू ही हर चीज को प्रोसेस करके हमारे बिहेवियर को शेप करता है। रिकॉर्डिंग, जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके। नेक्स्ट इज सोशल कल्चर स्कूल। अब सोशल कल्चरल स्कूल क्या कहता है कि आपका जो बिहेवियर, आपकी पर से भी शेप होते हैं। ठीक है। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, आप ईस्टर्न सोसाइटी में हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। आप किस कल्चर में हैं, किस कल्चर में नहीं है, वो सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। यानी कि सोशल कल्चर साइकोलॉजी जो है बात करती है एनवायरनमेंट की, कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिहेवियर्स को, आपके मेंटल्स को इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके से ये लास्ट स्कूल है एवोल्यूशनरी स्कूल। तो एवोल्यूशनरी स्कूल वही डार्विनियन थ्योरी जो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए आपका ब्रेन जो है काम करता है। आपके ब्रेन को जो चीज आपके सर्वाइवल के लिए अच्छी लगती है, आपका ब्रेन वो करवाता है। और जो चीज अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि ये हार्मफुल है आपकी लाइफ के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, तो वो चीज आपका ब्रेन जो है वो नहीं करता, उससे आपको भगा देता है, आपसे, आपको उससे दूर कर देता है। ठीक हो गया। तो ये आपके मेजर स्कूल्स हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको ये इन सबको बताते हुए एक्सप्लेन की हैं, यही सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है एक्सटेंसिवली बट सिस्टमेटिक वे में। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है कि आपको दो स्कूल दे देगा और कहेगा कि इनका कंपैरिजन कर दें। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी स्कूल को डिस्कस करेंगे, आप सबसे पहले बताएंगे कि इस स्कूल को स्टार्ट किसने किया। ठीक है। इस स्कूल का मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है। नंबर 3 पे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर आप उस स्कूल के जो आर्गुमेंट है उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद आप बात करेंगे मेजर थ्योरीज की, कि उस स्कूल के अंदर मेजर थ्योरीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइकोडायनामिक स्कूल वो पूछ लेते हैं, तो साइकोडायनामिक स्कूल के अंदर आप इनमें से दो चार थ्योरीज जो हैं वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि जी सिगमंड फ्रूड ने ये थ्योरी दी थी, एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी दी थी, या ठीक है, वो आपकी चॉइस होगी, दो तीन कोई भी आप इसमें से वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर साथ में ही अगर उन्होंने बिहेवियरिज्म का कंपैरिजन पूछा हुआ है,
तो वो फिर आप एक कंपैरिजन टेबल ड्रॉ कर देंगे कि जी ये इसने स्टार्ट किया, ये इसने स्टार्ट किया, इसका आर्गुमेंट ये था, इसका आर्गुमेंट ये था, ऐसी कॉलम ड्रॉ करके, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं, यहाँ पर ये एक्सप्लेन करके भी लिखी हुई है। इसको एक दफा आप रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा। बट इसके लिए जरूरी है कि ये स्कूल्स जो हैं आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्कूल का नाम लिखें, ठीक है, उसका मेजर आर्गुमेंट लिखें, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स लिखें, और एक कॉलम बना के ना अभी फिलहाल आप छोड़ दें, जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, तो उन थ्योरीज के आप वहां पर नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप उसका कॉलम बना के वहां पर जगह उसकी छोड़ दें। ठीक है, तो ये आपके लिए रिवाइज करने में चीजें फिर बड़ी इजी हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाता है तो दरमियान में इस तरह का ये फिगर ड्रॉ करके आप लिख दें साइकोलॉजी, और साइड पे लाइंस लगा के जैसे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो एज इट इज आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये सारे मैंने स्कूल्स को एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, एवोल्यूशनरी, ये मैंने एट लेंथ ये चीजें लिखी हुई हैं आपकी समझने के लिए। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि ये आपकी मेजर हेडिंग्स होनी चाहिए और ये चीजें आपने लिखनी है आपने पेपर में, वही है। ठीक है, इनको आपने एक तसल्ली से बैठ के इसको एक दफा रीड कर लेना है, 2-4 पेज ही है बस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट सीएसएस के लिए। पीएमएस में तो इसमें से कोई चीज नहीं पूछी जाती है। तो बेसिकली विमेन इन साइकोलॉजी की बात होती है कि पहली कौन सी साइकोलॉजिस्ट थी, तो ये इसमें मैरी विटन काल्किंस है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एपीए है, 1905 में बनी थी। इनकी हार्वर्ड डिग्री जो है वो इनको नहीं दी गई थी क्योंकि ये खातून थी। जेंडर स्टडीज में भी इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ये खातून थी तो हार्वर्ड की जो इनकी डिग्री थी ये साइकोलॉजी में नहीं कर पाई थी, बट स्टिल 1905 में जाके ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी एपीए की। ठीक है, एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसका जर्नल होता है, ये एसोसिएशन है, इसका जर्नल होता है। साइकोलॉजी के जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं ना ये इसमें आते हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद इसी तरीके से ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है ये वुमेन की, और उनके मेजर मेजर काम क्या थे। ये मैंने जिनको हाईलाइट किया हुआ है इनको बस एक दफा पढ़ लें। ये सीएसएस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए बस इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक बहुत इजी है, ये लास्ट को हमारा है, बट इम्पोर्टेंट ये बहुत ज्यादा है। आमतौर पे क्वेश्चन साइकोलॉजी के पेपर में आ जाता होता है कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, या स्पेशलाइजेशंस क्या हैं, या फर्दर डिसिप्लिन कौन कौन से हैं साइकोलॉजी में, या करियर्स भी बोलते हैं इनको। यानी कि सिंपल, अगर किसी ने साइकोलॉजी में डिग्री की है तो वो फर्दर क्या कर सकता है, फर्दर स्पेशलाइजेशन किन किन चीजों में कर सकता है, तो वो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये साइकोलॉजी की फील्ड है, बायो साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस। नाम से ही पता चल रहा है, बायो साइकोलॉजी यानी कि आप माइंड को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, एंड न्यूरो साइंस मतलब आप नर्वस सिस्टम और बायोलॉजी की बेसिस पे साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग, अब ये सारे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये सिर्फ एक आपको एक दफा स्टडी करने की जरूरत है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब कि आप डेवलप कैसे करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, आपका माइंड कैसे डेवलप करता है, बॉडीली आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। फोरेंसिक जो है, फोरेंसिक में साइकोलॉजी यूज होती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसने क्राइम क्यों किया है। ठीक है, अब जो जज बैठा है उसको जज करने के लिए, क्या वो साइकोलॉजिकली सेन माइंड में है, वो ठीक जज कर रहा है, उसकी जज की साइकोलॉजी क्या है, पुलिस की साइकोलॉजी क्या है, अटर्नी की क्या है, किन बेसिस पे वो सस्पेक्ट्स को पकड़े हैं और किन बेसिस पे नहीं पकड़े, किन बेसिस पे उनके बाइसेस हैं, मतलब ओवरऑल जितना भी आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको स्टडी किया जाता है। हेल्थ में भी आप साइकोलॉजी को यूज करते हैं। समटाइम्स आपको प्लेसिबो दिया जाता है, यानी कि ड्रग कोई भी नहीं होता, आपको सिर्फ एक गोली दे दी जाती है जिसका असर कोई भी नहीं होता, मगर वो आपकी मेंटल तसल्ली के लिए होता है कि जी आपने इस प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई खाई है और एक्चुअली आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है विद इन हेल्थ। तो ये इसकी सर्टेन स्पेशलाइजेशन की फील्ड हैं, ये आपने याद कर लेनी है। और 10-12 होंगी। ये सिंपल एक चार्ट है, ये आप बड़ी इजीली याद हो जाता है, तो इसको आपने वहां पर रेप्लिकेट कर देना। ठीक हो गया,
अच्छा, अब ये बड़ा ट्रेंडिंग है कि साइकोलॉजी के अंदर इमर्जिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जैसे अभी एआई चल रहा है, ठीक है, साइबर साइकोलॉजी इसमें चलेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी चल रहा है, ऑनलाइन लाइफ बहुत शिफ्ट हो चुकी है। तो ऑनलाइन चीजें जो है वो आपके माइंड को कैसे इफेक्ट करती हैं, आपके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती हैं, उन चीजों को हम स्टडी करते हैं साइबर साइकोलॉजी के अंदर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी बड़ी इमर्जिंग फील्ड है कि मेंटल प्रोसेसेस को आप हर एक इंसान की पर्सनैलिटी पे स्टडी करके देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनको मेंटली क्या चीजें प्रोवाइड की जाए कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अटेंशन, गोल सेटिंग, टीम डायनामिक्स के टीम के अंदर इंसान कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है। फिर कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको कम करने के लिए, जैसे आज के दौर में अब इनटॉलरेंस जो है काफी बढ़ी हुई है। इनटॉलरेंस को कम करने के लिए क्या साइकोलॉजिकल हम मेजर्स ले सकते हैं जिसकी बेसिस पे हम अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें, तो इन चीजों को कम्युनिटी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, अब एनवायरमेंट भी हमारा बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, कैसा स्ट्रेस हमें मिल रहा है। फिर दूसरी तरफ के हम एनवायरमेंट को साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर है तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अगर हम इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं कर रहे, अगर साइकोलॉजिकली हम इन्वायरमेंट का कोई ख्याल नहीं करते, तो जाहिर है इन्वायरमेंट और डिटीरियोरेट होगा। तो ये हमारे तो कुछ जो है इमर्जिंग टॉपिक्स हैं, जो कि ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जी बताएं जी साइकोलॉजी के अंदर आजकल इमर्जिंग टॉपिक कौन से, इन चीजों में आजकल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर है। बेसिक चीजें थी, इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, और थ्रू आउट द हिस्ट्री साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई है, और अब फ्यूचर के अंदर साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। ठीक हो गया। तो ये रही हमारी आज की ओवरऑल डिस्कशन। अब द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं आप अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप चैट में टाइप भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो। जी, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से, या फिर हमारे क्रैश कोर्स के हवाले से, या वैसे पीएमएस के हवाले से, पीएमएस की साइकोलॉजी के हवाले से, कुछ भी। रिकमेंड बुक्स फॉर साइकोलॉजी। अच्छा, अभी साइकोलॉजी की बुक पढ़ने का तो मेरा नहीं ख्याल आपके पास टाइम होगा, बट मैंने बुक्स जो हैं ऑलरेडी क्लासरूम में अपलोड कर दी हैं। मेरा तो ख्याल है कि पीडीएफ इज इनफ। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस वक्त आपको उस बुक्स की तरफ जाके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बात मैं लाजमी आपको बता दूं कि साइकोलॉजी की मार्केट में जो गाइड बुक्स हैं दैट आर यूजलेस, टोटली यूजलेस उनका। अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो जिस टाइप के अब क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, तो फिर आप उन चीजों से पछताएंगे। ठीक है, बेहतर है कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उनकी तरफ जाएं। अगर आप रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आपको ये लेक्चर्स जो हैं मैंने उन्हीं बुक्स में से बनाए हुए हैं कंसाइज करके, तो ये लेक्चर्स आपके लिए इनाफ होंगे पीडीएफ फॉर्म में। ये 5 डिफरेंट बुक्स मैं यूज करती हूँ। एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से ही वो 5 बुक्स के साथ मैंने स्टिक किया है, और ये उन्हीं के अंदर से सिलेबस कवर होता है। रिकमेंडेड बुक्स भी जो है ना, एक रिकमेंडेड बुक में ओवरऑल सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, अपना सिलेबस कवर करने के लिए आपको 2 से 3 रिकमेंडेड बुक्स को देखना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले थीम्स एंड वेरिएशंस जो बुक है ना साइकोलॉजी की, वो रिकमेंड की जाती है, बट सर्टेन टॉपिक्स हैं जो उस बुक के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको दूसरी बुक्स में से लेने पड़ते हैं, जैसे रॉबर्ट फेल्डमैन की बुक है, ठीक है, ई पेस्टोरिनो की एक बुक है, वो मैं यूज करती हूँ। ठीक है, तो वो मैंने पांचों की पांचों बुक्स ऑलरेडी क्लासरूम में अपलोड कर दी हैं, आप वहां से देख लें। अब आपने ज्वाइन कर लिया है उधर? मैंने लिंक शेयर किया था क्लासरूम का आपके साथ। पीएमएस की साइकोलॉजी के अंदर आपने ओवरऑल कोशिश करनी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दूसरी चीज आपको पेपर के अंदर प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और
आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में इन्फोग्राफिक्स हैं, ठीक है, आपने साफ सुथरा लिखा हुआ है, लेंथ अच्छी है। गूगल क्लासरूम कब तक एक्सेसिबल रहेगा? ये मेरा ख्याल है 2027 तक आपके पास एक्सेसिबल रहेगा, बट ये मैं सर से पूछ के भी मैं आपको कन्वे कर दूंगी। 2027 तक तो डेफिनेटली रहेगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कौन से ग्रुप में? ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट का रिसेंट ग्रुप बना है अभी, पीएमएस का। उसमें गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया है। अगर आपको लिंक नहीं मिला तो आप दोबारा ग्रुप में कांटेक्ट कर लें। आप ऐड नहीं है, आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें, आपको ऐड कर देंगे। 2027 के लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? CSS 2027 के अभी तो आई हैव नो आइडिया। अभी तो पीएमएस के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये पीएमएस के क्रैश कोर्सेज कंक्लूड होंगे तो उसके बाद सीएसएस के शायद स्टार्ट हो जाए। बट दिस PMS 1 इज इक्वली गुड फॉर दैट। अगर आप ये भी ज्वाइन कर लेते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें ही आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि पीएमएस का थोड़ा एक्सटेंसिव कोर्स है, कुछ कम नहीं होगा नॉलेज वाइज। अभी बहुत टाइम है CSS 2027 में। अभी से तैयारी करना शुरू कर दें तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एनीवेज, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सायरा, ये मैंने इसी ग्रुप चैट के अंदर ये मैंने मैसेज शेयर किया था। यहाँ से आप नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वो आपको ऐड कर देंगे। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलें, ये बताएं कि जो आज का लेक्चर डिलीवर किया गया है आपको उसमें समझ आई है? जो भी चीज़ आपको उसमें डिफिकल्ट लगी हो अगर कुछ, तो वो भी बताएं। क्लास टाइमिंग क्या होगी? क्लास हमारी 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। और प्रोबेबली 2 घंटे की हमारी क्लास होगी, बट हम जल्दी भी कंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेस, किस पेस पे हम जाते हैं। और ये क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ डिस्कस करके ही पेस सेट किया जाएगा। अगर जो पेस हमारा आज का रहा है यही रहा तो 1.5 घंटा 2 घंटे, असल में 2 पेपर्स हैं, आपने एक्सटेंसिवली सिलेबस सिलेबस कवर करना है, तो ये 2 घंटे की क्लास इज इनफ। जी, 14 डेज में कवर हो जाएगा, गिवन दैट के आप साइकोलॉजी को क्लास के बाद भी अच्छा टाइम दें। ठीक है, दिन के 4-5 घंटे आपको इसको टाइम देना होगा, और 14-15 दिन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी साइकोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगी। साथ साथ लेक्चर कवर करते जाएं, साथ साथ मेमोराइज करते जाएं जो करने वाली चीजें हैं, अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, तो साइकोलॉजी कोई मसला नहीं है। बट अगर आप उसको एंड पे छोड़ देंगे कि भाई एंड पे करेंगे हम, तो फिर ये आपको इशू होगा। जी, होपफुली मेरे नोट्स जो हैं इनफ हैं। कॉन्सेप्ट्स पे आपने फोकस करना है, और कॉन्सेप्ट्स के बाद आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। जी, आप शॉर्ट नोट्स ही बनाइएगा। ये जो मैं अभी आपको लेक्चर्स और ये नोट्स दिखा रही हूँ ये आपको अवेलेबल होंगे क्लासरूम में। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती अपने, बट शॉर्ट नोट्स हर इंसान के अपने हिसाब के होते हैं, अपने मेंटल मैप के अकॉर्डिंग होते हैं जिससे उसको याद रहते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट नोट्स अपने दे भी देती हूँ उससे आपको कोई फायदा नहीं है। अपने बनाए शॉर्ट नोट्स का फायदा होता है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, आई होप आज कुछ ना कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा हो, और साइकोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट और डेवलप हुआ हो। होप टू सी यू ऑल सून। कल देखेंगे क्लास में, और कल का हमारा टॉपिक होगा रिसर्च इन साइकोलॉजी,
और मोस्ट प्रोबेबली एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी, वो भी हम कल कवर कर लेंगे। 2 घंटे की क्लास होगी। और इंशाल्लाह इस तरह आपके 3 टॉपिक्स आज और कल के दिन को मिला के 3 मेजर चैप्टर्स हो भी जाएंगे। ठीक है, तो सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।